So till previous session, right? So we have covered concept of reflection, reflection on plane surface, reflection through concave mirror, convex mirror. Okay. So now what we are going to cover is refraction. At first, refraction is kind of seems very odd. As a student, it's very difficult to grasp concept of refraction. Like light एक medium से है ना, मतलब let's say एयर से ग्लास में जा रहा है तो क्यों बेंड हो रहा है? ऑब्वियसली इट मेक्स नो सेंस ना. एंड मेनी पीपल हैव गिवन मेनी सॉर्ट ऑफ, इवन न्यूटन हैड गिवन सम सॉर्ट ऑफ वियर्ड एक्सप्लेनेशन कि मे बी इसकी वजह से हो रहा है. ठीक है. एंड दैट वाज वेरी वेरी हार्ड टू बाय. मेनी पीपल डिडंट बाय इट कि नहीं ये तो क्या है, मतलब कुछ भी रैंडम जस्ट बिकॉज था. मतलब उस टाइम पे इशू था एक्चुअली ना. मतलब अगर आप देखेंगे तो लाइट का बिहेवियर हम लोग पढ़ेंगे आगे चैप्टर में. तो लाइट का बिहेवियर दो तरीके से ना, एक पार्टिकल के तरीके से देखते हैं और एक वेव नेचर के फॉर्म में देखते हैं. ठीक है. तो उस टाइम पे न्यूटन का मतलब काफी चलता था. ठीक है. एंड न्यूटन को मतलब काउंटर करना है, फिर बोलना कि नहीं न्यूटन ने कुछ रॉन्ग कर दिया, इट्स लाइक वेरी डेंजरस थिंग है ना. मतलब क्योंकि उस टाइम पे बहुत ही अलग लेवल का, अभी भी है ना, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि अभी नहीं है, बट उस टाइम पे काफी ज्यादा था. और न्यूटन का ये कहना था कि मे बी लाइट जो है कुछ पार्टिकल्स, छोटे छोटे बॉल्स जैसा आप इमेजिन कर सकते हो वैसा है. एंड उसने कुछ वो कॉन्सेप्ट यूज करके एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि रिफ्रैक्शन ऐसे हो रहा है. ठीक है. जो किसी को भी समझ में नहीं आया. एंड एवरीवन वाज लाइक कि नहीं नहीं ये गलत है. बट किसी ने बोला नहीं. बहुत कम लोगों ने अपोज किया और बहुत कम लोगों ने एफर्ट डाला है ना ये भी सोचने का कि ओके ठीक है, अगर लाइट ऐसा नहीं है तो फिर क्या है, मतलब कैसे एक्सप्लेन करेंगे रिफ्रैक्शन, राइट. सो देन लेटर ऑन काफी, आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट फिगर, बट 50, 100, 120 ईयर्स, कुछ बड़े लंबे टाइम के बाद देयर वाज सम अदर साइंटिस्ट जिसने ब्रॉट इन द वेव थ्योरी ऑफ लाइट. ठीक है. सो काफी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट रहा. एंड वेव थ्योरी ऑफ लाइट आने के बाद फिर लोगों को लगा कि ओके ओके, सो लाइट जो है वो वेव है ना, छोटे छोटे बॉल्स पार्टिकल जैसा नहीं है. एंड लोगों ने फिर एक तरह से काफी लंबे टाइम तक उस कॉन्सेप्ट को, जो न्यूटन का एक आइडिया था कि लाइट जो छोटे छोटे पार्टिकल्स है, छोटा छोटा बॉल्स से बना हुआ है लाइट का ना, मैं वेग सेंस में बोल रहा हूँ, उसको लोगों ने दबा दिया कि ठीक है फाइन, ये रद्दी आइडिया था, इसको हटा देते हैं. एंड काफी टाइम तक वेव, लाइट एज ए वेव है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं टू बी प्रिसाइज. तो लाइट एज ए वेव लोगों ने एक्सेप्ट किया और सारा एक्सप्लेनेशन जो है ना, रिफ्लेक्शन का एक्सप्लेनेशन, रिफ्रैक्शन का एक्सप्लेनेशन वेव थ्योरी ऑफ लाइट में पढ़ेंगे हम लोग, सारा कुछ उससे एक्सप्लेन कर दिया और वो एक्सप्लेन भी हो जा रहा था. ठीक है. बट देन वहां पर एक इंटरेस्टिंग फिनोमिना होता है जिसको लाइट एज ए वेव समझ के लोग एक्सप्लेन नहीं कर पाए. ठीक है. एंड आइंस्टाइन को जो नोबेल प्राइज मिला था, ठीक है, वो इक्वल्स टू MC स्क्वायर के लिए नहीं मिला था, वो इसी चीज के लिए मिला था, ये दिखाने के लिए कि लाइट जो है वो पार्टिकल जैसा है. ठीक है. हालांकि न्यूटन ने बोला पार्टिकल जैसा है, वो बाद में लोगों ने गलत समझ लिया. फिर लोगों ने बिलीव कर लिया 100% काफी साल तक, काफी ईयर्स तक, कि ओके फाइन लाइट जो वेव है. और फिर काफी टाइम तक लोगों ने लाइट को वेव समझा और वेव से सब सारा काम हो रहा है. देखो जब तक क्या है, साइंस कम्युनिटी में जब तक काम हो रहा होता है तब तक बोलते हैं सब कुछ सही चल रहा है. ऑल ऑफ सडन अगर कुछ इश्यू आ गया और कुछ कोई ऑब्जर्वेशन है, कोई फिनोमिनन है जो एक्सप्लेन नहीं हो पा रहा है, फिर लोग सोचते हैं कि ओके मे बी वी नीड समथिंग एल्स, राइट, मे बी वी नीड सम अदर थ्योरी. सो देन लेटर ऑन आइंस्टाइन ने ही अगेन इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट कि लाइट जो एक पार्टिकल जैसा है. मतलब ये वेग सेंस में बोल रहा हूँ, ऑब्वियसली वी कैन नॉट से लाइट पार्टिकल है, थोड़ा फीलिंग थोड़ा समझने की कोशिश करो. तो लाइट उसने इंट्रोड्यूस किया एज ए पार्टिकल. ठीक है. बट इस बार क्या था, मतलब आइंस्टाइन, ऑब्वियसली आइंस्टाइन की भी काफी चलती है, बट अब जमाना थोड़ा आगे बढ़ चुका था है ना, और काफी क्रेजी क्रेजी आइडियाज आ चुके थे और सारे आइंस्टाइन ने काफी सारे आइडियाज इसमें इंट्रोड्यूस किए हैं है ना. और बड़े बड़े साइंटिस्ट इस एरा में रह चुके हैं ना, मैक्सवेल और पता नहीं कौन कौन से बड़े बड़े नाम थे. तो अब लोगों ने क्या हुआ, वैसे नहीं माना जैसे न्यूटन के केस में हो गया था कि नहीं, न्यूटन ने बोल दिया कि लाइट पार्टिकल है तो 100-150 साल तक किसी को फर्क ही नहीं पड़ेगा, नोबडी इज गोइंग टू ट्राई इवन ट्राई कि लाइट क्या है समझने में. सबने छोड़ दिया ना, हाथ उठा दिया, ओके फाइन न्यूटन इज करेक्ट. तो इस बार वैसा नहीं हुआ ना. इस बार लोग लड़ गए एक्चुअली कि नहीं, लाइट अगर पार्टिकल है तो फिर ये कैसे एक्सप्लेन होगा. नहीं, रिफ्लेक्शन आप एक्सप्लेन करो, आप रिफ्रैक्शन एक्सप्लेन करो है ना, आप इंटरफेरेंस एक्सप्लेन करो, आएगा ये सब टर्म आगे, एक दो तो टर्म लोग पढ़ चुके हैं. एंड डिफ्रैक्शन एक्सप्लेन करो, आप पोलराइजेशन एक्सप्लेन करो है ना. तो लाइट अगर वेव है तो ये एक्सप्लेन करो है ना. मतलब कुछ चीजें थी जो लाइट को वेव समझ के हम लोग एक्सप्लेन कर देते हैं और वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन आता है. कुछ चीजें थी जिसमें हम लोग लाइट को एज पार्टिकल समझ के एक्सप्लेन करते हैं और तभी वो एक्सप्लेन होता है. ठीक है. सो अब लोगों में बेसिकली लड़ाई हो गई
कि हमें क्या करना है, मतलब लाइट को एज ए वेव समझना है या फिर लाइट को एज ए पार्टिकल समझना है, ठीक है। एंड क्योंकि ऑब्वियसली जमाना प्रोग्रेस कर चुका था, तो फिर लोगों ने ऐसे सोचा कि एक ही साथ लाइट के दोनों बिहेवियर को कंसिडर करते हैं। लाइक सेइंग कि आई नो थोड़ा सा ये ऑड साउंड होता है, बट आप ऐसा कहना चाह रहे हैं कि कुछ है आपके पास जो पार्टिकल जैसा भी बिहेव करता है और वेव जैसा भी बिहेव करता है। सो उसको डुअल नेचर ऑफ लाइट बोलते हैं, ठीक है। थोड़ा क्रेजी आइडिया, बट एनीवेज मतलब वर्ल्ड में सब कुछ मोर और लेस क्रेजी है, राइट। सो ठीक है, तो अभी तक क्या है, अब मतलब जब आप पढ़ लेंगे और प्लस टू आपका ओवर हो जाएगा, तो आप लाइट को दोनों ही तरीके से देखेंगे। आप एज ए वेव भी देखेंगे और एज ए पार्टिकल नेचर भी उसका आप स्टडी करेंगे, ठीक है। एंड उसी में जब थोड़ा सा और आगे हम लोग बढ़ेंगे, तो वहां पर फिर लोगों ने ऐसा सोचा कि ओके ठीक है, अगर लाइट का डबल डबल बिहेवियर है, डुअल बिहेवियर है, दो तरफा इसके साथ काम हो रहा है, तो फिर मे बी ऑब्जेक्ट के साथ भी ऐसा हो सकता है ना। मतलब उनका ये कहना था कि जैसे इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन अगर मूव कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन पार्टिकल, ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है, एटलीस्ट हम लोग अभी प्लस टू लेवल पे इलेक्ट्रॉन एज पार्टिकल ट्रीट, तो उनका ये कहना था कि ओके इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है, तो फिर इलेक्ट्रॉन को पत्थर जैसा हम लोग ट्रीट करें, काइंड ऑफ, राइट। फिर उन्होंने बोला कि नहीं नहीं, मतलब ऐसा भी तो हो सकता है। अब जब लाइट का, जिसको हम लोग वेव समझ रहे थे इतने ईयर्स तक, और उसका पार्टिकल नेचर आ रहा है, तो लोगों ने ऐसे सोचा कि मे बी इलेक्ट्रॉन का, जिसको पार्टिकल समझ रहे हैं हम लोग जमाने से, मे बी उसका वेव बिहेवियर होगा। एंड लेटर ऑन काफी सारे एक्सपेरिमेंट में एक्चुअली प्रूव हुआ कि इलेक्ट्रॉन जो है वेव बिहेवियर भी शो करता है। सो वहां से, मतलब वहां से फिर हम लोग ऐसे बोलना स्टार्ट कर देते हैं कि ओके सो वेव बिहेवियर भी है हर चीज का, और पार्टिकल बिहेवियर भी है, दोनों ही है, और दोनों एट ए टाइम साथ में चलता है। मतलब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी हो गई बेसिकली, और फिर हम लोग उसी तरह से हम लोग उसको देखते हैं। सो यस, सो आइडिया ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन क्यों हो रहा है, ये वेव थ्योरी से काफी अच्छे से एक्सप्लेन हो जाता है। रे ऑप्टिक्स में कुछ खास एक्सप्लेनेशन आपको देखने को नहीं मिलेगा, सो विल स्किप दैट। एंड जो न्यूटन एक्सप्लेनेशन दिया था उसमें हम लोग बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बिकॉज that won't be helping us. So what is, हाँ ये स्टोरी सुनने में आपको बहुत मजा आएगा, क्योंकि ये स्टोरी सुनने में ही मजा आता है उसके बाद आप समझ नहीं पाते हैं। और आप आगे जब फिजिक्स में जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, उतना ज्यादा आपको लगेगा कि मतलब पूरा का पूरा जो वर्ल्ड है वो काफी ज्यादा केओस में है, और काफी अफरा तफरी फिजिक्स में मची हुई है। और मतलब इनफैक्ट क्वांटम मैकेनिक्स की जैसे हम लोग बातें करें, मे बी एटॉमिक स्ट्रक्चर में थोड़ा बहुत आप लोगों ने देखा होगा, तो ग्रिफिथ्स एक बहुत ही अच्छे राइटर है फिजिक्स पर, काफी अच्छी, मतलब फिजिक्स का बाइबल बोलते हैं उसकी बुक को ना, ग्रिफिथ्स बुक का नाम है आई गेस। तो उस बुक में उन्होंने क्लियर, राइटर ने क्लियर लिख दिया है कि आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट स्टेटमेंट, बट आई थिंक उसके लिखने का मतलब ये था कि अब क्वांटम मैकेनिक्स हम लोग नहीं समझ सकते, ठीक है। ऑब्वियसली वो बुक जो है उसी चीज के बारे में, बट या उनका कहना था कि अब क्वांटम मैकेनिक्स, मतलब दिस इज लाइक सेइंग कि आपके पास एक मैकेनिक्स की बुक है, और उसमें पहले ही चैप्टर में, पहले ही जो पन्ने पर आपने लिख दिया कि मैकेनिक्स आपको समझ में नहीं आएगा। सो दैट इज हाउ दैट राइटर स्टार्ट्स टॉकिंग अबाउट क्वांटम मैकेनिक्स। वो पहले लिख देते हैं क्वांटम मैकेनिक्स आपको समझ में नहीं आएगा, एंड देन ही स्टार्ट्स द डिस्कशन की क्वांटम मैकेनिक्स में एग्जैक्टली क्या है, और इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर हम लोग किस तरह से स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। इमोशनल नहीं होता, मे बी सम ऑफ द इंफॉर्मेशन आई शेयर्ड माइट नॉट बी प्रिसाइज, बट या फन फैक्ट इट वर्क्स, ठीक है। सो व्हाट इज रिफ्रैक्शन, है ना। तो क्या होता है कि जब आपके पास, यूट्यूब पे वीडियोस देखना, बहुत ही सुंदर सुंदर वीडियोस हैं जिसमें आपको रिफ्लेक्शन, सॉरी नॉट रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन आपको देखने को मिलेगा, और काफी बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियोस वगैरह यूट्यूब पे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो होता क्या है कि लाइट जब आपका, जैसे एयर है, ठीक, और नीचे जैसे वाटर है, ठीक है, ये इंटरफेस हो गया, ऊपर एयर है नीचे वाटर है। तो लाइट जब आएगा, मान लो एक लाइट रे हम लोगों ने लिया इस तरह से, ठीक है, और एक में भी नॉर्मल बना लेते हैं हम लोग, जहाँ पे भी लाइट, नॉर्मल तो हम लोग बहुत पहले से ही बनाते हुए आए, राइट। सो विल जस्ट ड्रॉ अ नॉर्मल हियर। तो लाइट क्या, ये पाथ फॉलो नहीं करता है मीडियम चेंज होने के बाद। सो जिस जिस लाइन, जिस डायरेक्शन के अलोंग लाइट रे इंसिडेंट हो रहा है, उस डायरेक्शन में वो नहीं जाएगा, और वो अपना पाथ जो है वो चेंज कर लेता है। अब किधर चेंज करेगा, अगेन दैट इज समथिंग विल डिस्कस लेटर ऑन, बट यस, सेम पाथ फॉलो 100% नहीं करता है, सो इट चेंजेस इट्स पाथ ऐसे केसेस में, ठीक है। एंड दिस इज व्हाट वी कॉल एज रिफ्रैक्शन. So we can say this is basically deviation or bending
of light rays while passing from one medium to another is called रिफ्रैक्शन। इसको हम लोग रिफ्रैक्शन बोल रहे हैं, है ना। एंड जब आप रिफ्रैक्शन पढ़ते हैं तो आप उसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज नोटिस करते हैं कि जो स्पीड है लाइट का, विच वी ट्रीट एज यूनिवर्सल सॉर्ट ऑफ कांस्टेंट, दिस स्पीड ऑफ लाइट आई गेस हम लोग अप्रॉक्सीमेटली, नॉट प्रिसाइज, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड हम लोग लिखते हैं, बट स्पीड ऑफ लाइट डिपेंडिंग ऑन कि आप किस मीडियम की बात कर रहे हैं, ठीक है। सो वाटर में स्पीड ऑफ लाइट कम मिलता है आपको, ग्लास लाइट को अगर मैं एज ए वेव समझूं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव समझो अगर मैं लाइट को, मतलब उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करता है, मैग्नेटिक फील्ड वेरी करता है, तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि ग्लास से जब लाइट पास हो रहा है या फिर वाटर से जब लाइट पास हो रहा है, तो वाटर का जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है ना, वाटर का जो लैटिस स्ट्रक्चर है या फिर वाटर का जो अरेंजमेंट है मॉलिक्यूलर एटॉमिक लेवल पे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के लेवल पे, तो वहां पर जब ये वेव पास हो रहा होता है उस पर्टिकुलर मीडियम से, तो उसकी स्पीड पे फर्क पड़ता है। सो इट डिपेंड्स कि कौन सा मटेरियल है, स्पीड आपको उतना नहीं मिलेगा जितना वैक्यूम में आपको स्पीड मिलता है, राइट। सो देयर वी इंट्रोड्यूस अ टर्म कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? ये सिंपली एक रेशियो है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम का डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन, स्पीड वेलोसिटी मतलब मैं स्पीड की बेसिक बात कर रहा हूँ, स्पीड ऑफ लाइट इन गिवन मीडियम। तो जैसे मान लो अगर आपने बोला कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर क्या होगा, सो इट बेसिकली मींस कि ये स्पीड की आप बात कर रहे हैं वैक्यूम में, एंड स्पीड की बात कर रहे हैं आप वाटर में, और इसका रेशियो आप निकाल रहे हैं, और मीडियम में आपका स्पीड क्या होगा लाइट का, कम आता है, ठीक है। सो जनरली मान लो ये वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है, मान लो मैं वाटर के लिए लिख रहा हूँ, जैसे मैं फॉर वाटर लिख रहा हूँ, ठीक है, दिस इज फॉर वाटर। तो 3 × 10⁸ ये वैक्यूम में फिक्स है स्पीड ऑफ लाइट, 3 × 10⁸ लेना है आपको। काफी हद तक एयर में भी हम लोग ये ले लेते हैं, बिकॉज एयर का इफेक्ट लाइट के स्पीड पे काफी कम पड़ता है, सो वी कैन से कि चलो ठीक है, मतलब सेम चीज है, क्योंकि वैक्यूम एनीवेज बनाना इज वेरी डिफिकल्ट इन जनरल लोगों के लिए। सो 3 × 10⁸ हो गया आपका स्पीड ऑफ लाइट, किसमें, वैक्यूम में। एंड वाटर में जो स्पीड ऑफ लाइट है अगर आप मेजरमेंट करते हैं तो वो कम आता है, 2 × 10⁸, ठीक है। तो ये वैल्यू कितना हो गया आपका, 3/2 हो गया, या फिर आप बोल सकते हैं कि 1.5 हो गया। तो मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो मटेरियल का आएगा वो आपको 1 से बड़ा मिलेगा, क्योंकि आप डिवाइड किससे कर रहे हैं, स्पीड ऑफ लाइट उस मीडियम से डिवाइड कर रहे हैं, राइट। एंड उसमें जो भी वैल्यू आएगा नीचे कम होगा, सो डिनोमिनेटर में हमेशा छोटा वैल्यू होगा और ऊपर का वैल्यू तो फिक्स है, वैक्यूम में स्पीड का लाइट तो फिक्स है वो। तो इवेंचुअली जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू है, ये एक तरह से आपको एक आइडिया देता है कि किस लेवल पे स्पीड ऑफ लाइट को फर्क पड़ रहा है उस मीडियम से पास होने में। इट्स वेरी यूजफुल एक्सप्रेशन, बिकॉज हम लोग उसको बहुत जगह यूज करते हैं। तो सिंपली रिफ्रैक्शन इंडेक्स और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी मीडियम का इज सिंपली रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन अ गिवन मीडियम, ठीक है। इसको नोट कर लो किड्स, फिर आप इसमें आगे देखते हैं क्या है। और जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैल्यू जितना बड़ा आएगा उसको हम लोग बोलेंगे कि वो उतना डेंसर मीडियम है लाइट के लिए, है ना। तो सब कुछ जो बात करें हम लोग वो लाइट के टर्म्स में बात करें, तो डेंसर है तो लाइट के लिए डेंसर है ना। रेयर मीडियम है मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है कंपेयर टू किसी दूसरे मीडियम के, तो वो लाइट के टर्म्स में। आपको ये नहीं सोचना है कि अच्छा ये वाटर है थोड़ा सा
कम डेंस लग रहा है देखने में फिजिकली, एंड हनी है आपको ज्यादा डेंस लग रहा है देखने में फिजिकली, वैसे हम लोग डेंसर और रेयरर मीडियम का वो मीनिंग बिल्कुल भी नहीं है। इट जस्ट सिंपली मीन्स कि स्पीड ऑफ लाइट को क्या फर्क पड़ रहा है जब दो अलग अलग मीडियम से लाइट पास हो रहा है, तो किसमें कम है स्पीड ऑफ लाइट, किसमें ज्यादा है स्पीड ऑफ लाइट, उसके अकॉर्डिंग आप डेंसर और रेयरर डिसाइड करते हैं। तो अगर किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बड़ा है तो हम लोग बोलेंगे कि वो मीडियम क्या है, लाइट के लिए डेंसर मीडियम, उसमें स्पीड ऑफ लाइट क्या आएगा, कम। जब वेव ऑप्टिक्स पढ़ेंगे तो वहां पे हम लोग प्रूफ भी करेंगे, और ये मतलब सिलेबस में भी है प्रूफ, वेव थ्योरी ऑफ लाइट यूज करके। हो गया किड्स, नोट कर लिए सब लोगों ने? ओके ऑसम। So let's discuss what do we mean by denser medium and rarer medium. Denser medium and rarer medium से हमारा क्या मतलब? So let's say आपके पास तो ऐसे मटेरियल है जिससे लाइट पास हो सकता है, एंड इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 2, μ1 लिख दे रहा हूँ और इसको न्यू सॉरी इसको न्यू 2 लिख देते हैं, ठीक। सो लेट्स से 4/3 है, तो इसलिए 4/3 मतलब कितना होगा, 1.33 समथिंग, एंड फर्स्ट वाले का μ1 का जो वैल्यू है इज 2। तो इस केस में क्या हम लोग इसको डेंसर बोलेंगे, है ना, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है उसको लोग डेंसर। सो दिस इज डेंसर एंड दिस विल बी कॉल्ड रेयर, ठीक है। तो अगर लाइट फर्स्ट से सेकंड में जा रहा है, सेकंड से फर्स्ट में जा रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग आप बोलेंगे कि डेंसर से रेयर जा रहा है या फिर रेयर से डेंसर जा रहा है, ठीक है। मान लो कोई और केस लिया हम लोगों ने जिसमें इसका मान लो μ1 का वैल्यू 2 है एंड न्यू 2 इज 4, ठीक है। तो फिर क्या हो गया, नीचे वाले का क्या है आपका वैल्यू बढ़ा है, तो हम लोग बोलेंगे कि ये डेंसर मीडियम है लाइट के लिए और ये रेयर है, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है कि मटेरियल हो जो देखने में आपको लगे कि सर ये तो ज्यादा डेंस है, लेकिन हमें देखने में क्या लग रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक। ऑल वी आर इंटरेस्टेड इज इन नोइंग स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, और स्पीड ऑफ लाइट से आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो कनेक्टेड है। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसका बड़ा होगा उसको हम लोग बोलेंगे डेंसर मीडियम। इट डजंट मैटर कि वो देखने में कम डेंस लग रहा है या फिर ज्यादा डेंस लग रहा है, नोबडी केयर्स, वी डोंट केयर, ठीक है। सो व्हाट हैपेंस, है ना, जब क्या होगा जब लाइट डेंसर से रेयर मीडियम में जाएगा या फिर रेयर से डेंसर मीडियम में जाएगा ना, तो ये हमें देखना था। सो वी विल जस्ट ड्रॉ। सो रेयर से जब डेंसर मीडियम में जाएगा लाइट, तो जो नॉर्मल है, नॉर्मल की डायरेक्शन में आपको लाइट को बेंड करना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये नॉर्मल बना दिया मैंने, तो लाइट अगर इस तरह से आ रहा है ना, तो लाइट को इधर नहीं ले जाओ आप, क्या है कहां से कहां आ रहे हैं आप, डेंसर से रेयर आ रहे हैं, तो आपको क्या करना है, ये नॉर्मल, दिस इज योर नॉर्मल, इसको हम लोग बोलेंगे नॉर्मल। नॉर्मल मतलब बेसिकली सरफेस के परपेंडिकुलर लाइन, है ना। तो आपको क्या करना है, इसको नॉर्मल से अवे, है ना, ऊपर नीचे पूरा नॉर्मल है, वर्टिकल लाइन ही पूरा नॉर्मल है, वो नॉर्मल से अवे डायरेक्शन में यानी दूर के डायरेक्शन में उसको बेंड करना है लाइट को। और सेकंड केस में मान लो अगर इसमें अगर आपका लाइट आ रहा है, मान लो इस तरह से लाइट आ रहा है, ठीक है, तो सेकंड केस में क्या है, रेयर से आप डेंसर जा रहे हैं, तो डेंसर जाने पे क्या है, आपको नॉर्मल के डायरेक्शन में मोड़ना होता है। तो आइडियली क्या होना चाहिए था, ऐसे पास होना चाहिए लाइट, लेकिन ये लाइट इधर नहीं जाएगा, लाइट क्या होगा, नॉर्मल, दिस इज योर नॉर्मल, ये आपका नॉर्मल है, आपको नॉर्मल की डायरेक्शन में उसको बेंड करना है ना। तो अगर बेंडिंग का डायरेक्शन हम लोग शो करें, तो ये इधर हम लोगों ने मोड़ दिया और इसको क्या किया हम लोगों ने, नॉर्मल के डायरेक्शन में मोड़ दिया, ठीक है। एंड कितना मोड़ना है नहीं मोड़ना, दैट विल कम लेटर ऑन, बट यू गॉट द पॉइंट। इसको नोट करो किड्स फास्ट एंड गिव मी 1 मिनट।
आई होप सब लोगों ने नोट किए. ठीक है. हो गया, नोट कर लिया सब लोगों ने? बढ़िया आगे हम लोग. ठीक है कि जस्ट ये पार्ट हम लोगों ने स्टार्ट ही किया, सो जस्ट नॉट गेट इनटू लॉज एंड ऑल दैट, वो हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखेंगे. लेट मी शेयर कपल ऑफ थिंग्स विद यू. कुछ वीडियोस देखते हैं. यहाँ पर एक MIT का हाई स्पीड कैमरा से एक लाइट एज ए वेव स्लो मोशन में काफी, ये मैं लिंक भी शेयर करूंगा, इसको एक बार देखो और इसको फील लेने की कोशिश करूँ कि ये क्या कहना चाह रहा है. Camera where we can see photons or light particles moving through space. Now you have seen Dr. Jordan's pictures of a bullet through an apple, but photons travel about 1,000,000 times faster than bullets. So our camera can see these photons or bullets of light traveling through space. We use a very regular pulsed light source and a camera that is not one camera, but an array of 500 sensors, each triggered at a trillionth of a second delay. So even though each of our sensors is slow, we can still capture a fast movie. I'm standing next to our laboratory setup here. This is our camera. Objective is in the front here. The body of the camera is much larger than what you would expect from a regular camera like the one over here. Our light source is a titanium sapphire laser. It's over here, and it emits a beam of very, very short pulses, and that those pulses are then directed to the scene with these mirrors. Now, our camera only sees one dimension, so it makes a fast movie, but it makes a fast movie of one line of the scene only. In order to fix that, we have these two mirrors here. We look at the scene via these two mirrors, and when we rotate this upper mirror here, we actually see different lines of the scene. So what's happening is the camera keeps taking images, and we very slowly rotate this mirror to scan our field of view across the entire scene. And because all of our pulses look the same, we can in the end go and combine all these images that we took to get one complete movie of the scene. Such a camera may be useful in medical imaging, in industrial or scientific use, and the future even for consumer photography. In medical imaging, now we can do ultrasound with light because we can analyze how light will scatter volumetrically inside the body. In industrial imaging, one can use the scattered light to analyze defects in materials. And in consumer photography, we are always fascinated with creating lighting effects that appear. इस वीडियो को ना ये वाले पार्ट को फिर से देखो, जहाँ पे ये एक एनिमेशन बना है और एक वेव जैसा ऐसा निकलता है और वो रिफ्लेक्ट होके वेव आ रहा है ना, एनिमेशन ध्यान से देखना. In industrial imaging, one can use the scattered light to analyze defects in materials. And in consumer photography, we are always fascinated with creating lighting effects that appear to come from very sophisticated light sources. But because we can watch photons seemingly moving through the space, we can analyze the transport, the movement of these photons, and create new photographs as if we had created those expensive light sources in a studio. ये जो आइडिया है ना रिफ्लेक्शन का और
रिफ्रैक्शन का बेसिक और भी चीज़ें हैं इन्वॉल्व। एनिमेशन इंडस्ट्री में इसका मतलब बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड यूज केस है, एंड दैट इज बिकॉज जो एनिमेशंस बनते हैं ना, उसको आपको एक रियलिस्टिक फील देना है कि हाँ ये एक्चुअली लाइट वैसा ही दिख रहा है जैसे आइडियली नॉर्मल हमारे घर में लाइट का जैसा बिहेवियर दिखता है, वैसा ही दिखने के लिए उनको बहुत ज़्यादा रे ट्रेसिंग, बहुत ज़्यादा मैथमेटिक्स, बहुत हाई लेवल का फिजिक्स इन्वॉल्व रहता है। इनफैक्ट जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, स्टीव जॉब्स को जब एप्पल से निकाल दिया था तो स्टार्टेड एन एनिमेशन स्टूडियो कॉल पिक्सार, ठीक है। और उस पिक्सार में, उस कंपनी में आधे लोग जो थे वो कंप्यूटर साइंटिस्ट थे, पीएचडी थे, और आधे लोग एनिमेटर्स थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है, एज फार एज रिमेंबर। सो दैट सॉर्ट ऑफ is level of physics, level of mathematics, level of computer science, level of computing power involved in just to figure out कि लाइटिंग है ना वो किस तरह से होना चाहिए ना। अगर मैं रियल लाइफ में अगर मैं एक बल्ब जलाता हूँ तो लाइट कैसे रिफ्लेक्ट होकर आएगा, कैसे रिफ्लेक्ट होकर जाएगा, किस तरह का एक ओवरऑल पिक्चर क्रिएट होना चाहिए, वैसा एनिमेशन में हम लोग कैसे क्रिएट कर सकते हैं। इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस, ठीक है। सो एनिमेशन इज सम ऑफ दोज इंडस्ट्री विच रिक्वायर्स extensive use of maths, physics, and computer science. Okay. So let me just show a couple more things. Refraction. अच्छा, मैं एक और चीज दिखा रहा हूँ, इंटरनल रिफ्रैक्शन थ्रू वाटर। रिफ्रैक्शन सॉरी, वो इंटरनल रिफ्लेक्शन आएगा। हाँ, ये काफी इंटरेस्टिंग सा ऑब्जर्वेशन है। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन है ना, ये कंबाइन करके आपका ये बहुत ही light beams are invisible. Normal scattering agents such as chalk dust are messy and can cause other problems in the classroom. The laser viewing tank allows students to see and manipulate light beams in a lab group setting. These tanks act as student workstations, so you can set up a bunch with little time or fuss. When I aim a laser into the tank filled with pure water, the beam can barely be seen. When I add a small amount of scattering agent to the water, the beam becomes highly visible. Some light is reflected from the agent's particles as the beam passes through the water. And we're going to dim the lights so you can see what's happening. Next, I'm going to aim the laser down toward the water at an angle to see refraction in action. Look how the direction of the beam changes when it enters the water. Set the tank at the edge of the table and aim the beam upward to see refraction again. If you increase the angle of incidence by aiming the beam through the water from the side of the tank, you will observe total internal reflection. When a source of white light is sent through the tank, the light appears blue from the side because the short blue wavelengths are scattered more than any other. Looking through the end of the tank, the light appears to have a reddish tint because all of the blue wavelengths have been filtered out through scattering. You can also use diffraction gratings with different numbers of lines to observe interference patterns. Look at the well-defined maximum. There are so many characteristics to explore. Students really fun. सो काफी इंटरेस्टिंग, बहुत मजेदार चीजें हैं ना, एटलीस्ट फिजिक्स में देखने के लिए देख सकते हैं। ये पबजी वीडियोस आ गया, मैं कुछ और ढूंढना चाह रहा था बट ढूंढ नहीं। हाँ, ये भी एक काफी इंटरेस्टिंग चीज है, ऑप्टिकल फाइबर। आप जो यहाँ पर आए हुए हैं, ये एक नन्हे आयंश की मदद के लिए। Total internal reflection ये भी is काफी इंटरेस्टिंग है, इसको एक देख लेते important हैं। in technology. A lot of communications are done, including telephone and other communications. You may have an optical cable in your home stereo or home theater system that communicates audio information through an optical cable. The principle is total internal reflection. If we come in at a glancing angle, then all of the light that's incident
on this surface and on this surface will be reflected back internally into the material. So it works for glancing angles, and the beam needs to be confined within a material that is more optically dense, has a higher index of refraction than the surrounding material. But any shape will do. You can use a rectangular shape here, you can use a circular shape, confining all that light inside of that fiber. And this is a more typical light optical cable or light fiber. I'm just going to introduce the beam here. You'll see it come out on the far end. This is an example of, we have a source of light in the base here, and each of these, all they are strands of plastic, and they are channeling the light through them. And they can be bent or whatever, and they'll still channel that light. There is a certain radius. If you bend it, if you kink it really hard, then that brings you away from the total internal reflection, and you lose the effect. But very effective, very important in today's technology, total internal reflection. Okay, so I hope you got a fair idea of what reflection, refraction and other things, other light का जो phenomena है वो कैसे interesting चीजें create कर रहे हैं. Wave optics में तो और भी interesting चीजें आपको मिलती है. But ठीक है, that is fine. So we got the rough idea. Next session में क्या करेंगे? We'll just look at the law of refraction या फिर Snell's law. हम लोग उस पे will solve problems based on it and see. Okay.